चलिए, हम लोगों ने कंपनी लॉ में एक चैप्टर स्टार्ट किया था, कौन सा? जनरल मीटिंग्स। जनरल मीटिंग का मतलब किसकी मीटिंग्स की बात हो रही है? शेयर होल्डर्स की। बेसिकली दो तरीके की मीटिंग्स होती हैं कंपनी के अंदर, एक होती है शेयर होल्डर्स की और एक होती है डायरेक्टर्स की। डायरेक्टर्स की मीटिंग को क्या कहा जाता है? बोर्ड मीटिंग। और शेयर होल्डर्स की मीटिंग को क्या कहते हैं? जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग भी दो तरीके की होती हैं, प्राइमरीली दो तरीके की होती हैं। कौन कौन सी? एनुअल जनरल मीटिंग एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। हर साल जो एक मीटिंग होना निश्चित है वो कौन सी मीटिंग होती है? एनुअल जनरल मीटिंग। और अगर साल के बीच में कोई अर्जेंट मैटर आ जाता है, उस मैटर को टेकअप करने के लिए कौन सी मीटिंग बुलाई जाती है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। इसके अलावा एक और मीटिंग होती थी जिसके बारे में अभी फिलहाल हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है, क्लास मीटिंग। रादर डिस्कस किया है आई गेस, है ना? क्लास मीटिंग्स क्या थी? अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग होती है उनको क्या कहते हैं? क्लास मीटिंग। फिर हम लोगों ने एजीएम के बारे में डिस्कस किया था। कौन सा सेक्शन था जो एजीएम को डिफाइन कर रहा था? सेक्शन 96 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ओके, एक साल में कितनी एजीएम होनी चाहिए? 1। सबसे पहली कंडीशन ये थी कि देयर शुड बी एन एजीएम इन एवरी कैलेंडर ईयर। व्हाट वाज कैलेंडर ईयर? जनवरी टू दिसंबर। सेकंड कंडीशन बताइएगा, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग कब तक हो जानी चाहिए? 6 months। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग शुड बी हेल्ड विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। 6 months क्या था? 6 months किस चीज का था? इससे पता चल रहा है कि घर जाके रिवाइज नहीं हुआ है। सब्सिक्वेंट एजीएम का था। पहली जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है, यानी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद से जो पहली एजीएम है, इट शुड बी कंडक्टेड विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। एंड सब्सिक्वेंट एजीएम जो होती है वो कितने टाइम पे हो जानी चाहिए? विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस साल कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उस कैलेंडर ईयर कोई मीटिंग ना हो? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। जब हम लोग ये कह रहे थे कि पहली एनुअल जनरल मीटिंग शुड बी हेल्ड विद इन 9 months, तो ऐसा हो सकता है कि ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे कोई एनुअल जनरल मीटिंग ना हो, बट उसको नॉन कंप्लायंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, फाइन। दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? 15 months, यानी 15 महीनों से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। ओके, एजीएम कौन सी कंपनीज को करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है? 1% companies are not required to hold AGM. What were secretariat standards issued by? These are the guidelines, the rules and regulations issued by ICSI. जनरल मीटिंग पे कौन सा सेक्रेटेरिएट स्टैंडर्ड लगता है? SS1 और SS2? SS2 ऑन जनरल मीटिंग। अगेन SS2 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन 1% कंपनी। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने कर लिया था। एनी डाउट टू एनीवन? ये एक क्वेश्चन हमने आपको करने के लिए दिया था, ट्राई किया था। हाउ मेनी ऑफ यू डिड ट्राई? कितने लोगों ने घर पे इसको रीड किया था? अच्छा, बाकी लोग किस चीज का इंतजार कर रहे थे कि इंस्टीट्यूट से कॉल आएगा पढ़ने के लिए? अच्छा, कितने लोगों ने ऑनेस्टली कल जितना पढ़ा था उतना घर जाके रीड किया था? रीड किया था। फिर जैसे ही ये ब्लॉक आया तो क्या एकदम से बिजली गिर गई कि पहाड़ टूट पड़ा? क्या हो गया अचानक कि यहां तक पूरा रीड किया फिर इस क्वेश्चन पे रुक गए? अच्छा, कितने बच्चों ने कल पढ़ाई ही नहीं करी? कल ऐसे मस्ती करी, खूब घूमे? बर्थडे था हमारा, हमारी गर्लफ्रेंड का बर्थडे था। क्या लग रहा है, एग्जीक्यूटिव टफ है कि इजी? अब नहीं बोली निकलेगी, हाँ? अब नहीं आवाज निकल रही। क्या लग रहा है, एग्जीक्यूटिव टफ है कि इजी है? अच्छा, पेपर कब है? ये याद है? ईयर याद है? 2025। तो अकॉर्डिंगली अब आपको अपने नंबर ऑफ आवर्स, देखो अभी तो ठीक ठीक चल रहा है, बट यहाँ डांट भी पिटती है। ठीक है, डोंट वरी, मार नहीं पिटती है। ठीक है, कि हमने पोडियम उठा के मार दिया तो ये लैपटॉप तो हम मार भी नहीं सकेंगे। ठीक है, तो द पॉइंट इज दैट कि यू हैव टू बी नाउ वेरी सीरियस। आई डोंट नो, हमें ऐसा लग रहा है कि पढ़ाई नहीं चल रही है घर पे।
ओके बट अगर नहीं चल रही है तो प्लीज 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 अब बहुत सीरियस हो जाइए, बिकॉज अब आपका जैसे जैसे एक एक दिन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे टाइम कम हो रहा है। एंड बिलीव मी, आपका कोर्स बहुत है, मैसिव कोर्स है। जितना जितना रोज कराया जा रहा है, अगर आप उतना भी नहीं कर पाएंगे तो फिर आप जब अपने नजरिए से पढ़ते हो ना, उसका एक डिफरेंट एंगल होता है। क्लास में वट एवर यू स्टडी, उससे फर्क होता है जब आप खुद से पढ़ते हो। एंड क्लास में जो चीज हमें पढ़ाने में शायद 1 घंटा लगता है, उसको पढ़ने में आपको 3-4 घंटे लगते होंगे। अगर नहीं लगते, आप कह रहे नहीं मैम आपको 1 घंटा लगता है, हम तो 15 मिनट में खत्म कर देते हैं, तो फिर तो एक डिफरेंट सिनेरियो है। बट मेरे हिसाब से अगर एक पैराग्राफ पढ़ाने में हमको 10 मिनट लग रहा है, तो आपको उसमें कम से कम आधा घंटा लगेगा, क्योंकि आप उसको 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, फिर उसका एनालिसिस करोगे, फिर उसके नोट्स बनाओगे। इन डेप्थ स्टडी इज नॉट रिक्वायर्ड, इज रिक्वायर्ड, सॉरी। ये बड़ी जल्दी पकड़ लिया सर ने ना कि हाँ देखो सही बात निकल ही गए। देखो CSEET में और एग्जीक्यूटिव में बहुत फर्क है। यू नीड टू नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग। EET में तो सब मजाक मजाक में हो गया, पास भी हो गए। ये तो आपको भी पता है कौन सा बड़ा अच्छे से पढ़ाई की थी आपने। इनफैक्ट जो पढ़ा था वो कौन सा आ ही गया है ना, तो अंधी में ही तो पास हुए हैं सब। तो इसलिए बट यहाँ पर अब सही मायने में आपका CS का प्रोफेशनल कोर्स स्टार्ट हुआ है, तो प्लीज डोंट टेक चांस। फेल होना अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और अभी तक आपने, आई एम वेरी श्योर कि मैक्सिमम बच्चे ऐसे ही होते हैं जिन्होंने फेल का मार्कशीट नहीं देखी होती, स्कूल में थ्रू आउट पास हुए, है ना। स्कूल में फेल होना थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है, फेल होना डिफिकल्ट होता है स्कूल में, पास कर ही देते हैं स्कूल वाले। तो स्कूल में आप कभी फेल नहीं हुए, फिर CSET एक बार में निकल गया, तो घर वालों को और आपको लगने लग गया कि हम तो जीनियस हैं, दुनिया की कोई ताकत हमको फेल नहीं कर सकती, ऐसा आपको लग रहा है। बट अगर आपको ऐसा लगता है तो इंस्टीट्यूट की ताकत का सोचना। सो CS इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, ओके। तो इसको प्लीज हल्के में ना लें, और एक एक दिन जो आप वेस्ट कर रहे हो, इस टाइम कम से कम 6 to 7 आवर्स स्टडीज इज रिक्वायर्ड। आई नो आप इसका हाफ भी नहीं कर रहे हो, 2-3 घंटे भी पढ़ाई नहीं हो रही है आपकी, बट एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स स्टडीज इज रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और जितनी भी चीजें आप इसके अंदर पढ़ रहे हो वो सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में। अगर आप डेली बेसिस में उसको पढ़ के उसके नोट्स नहीं बना रहे हो, तो बिलीव मी आगे जाके आपको इसका टाइम नहीं मिलेगा, कोर्स और बढ़ता जाएगा, प्रेशर और क्रिएट होता जाएगा। तो प्लीज जितना पढ़ाया जाए उतना डेली बेसिस पे पढ़िए। पढ़ेंगे आज से पक्का? अब आप सोच रहे हो यहाँ जो बुलवा लो हाँ ही बोलेंगे, है ना। चलिए कोई नहीं। ओके सो हम लोग ने एक ये क्वेश्चन हमने आपको दिया था, हालांकि अगर आपने रीड किया हो तो इसमें ऐसा कुछ टेक्निकल इशू नहीं था। एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर फ्रॉम एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ पीरियड ऑफ AGM। देखिए हम लोग ये बात कर रहे थे, जो पहली AGM होती है वो कितने टाइम के अंदर हो जानी चाहिए, विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और जो सब्सिक्वेंट AGM होती है वो कब तक हो जानी चाहिए, विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। नाउ सब्सिक्वेंट AGM की सिचुएशन में बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सब्सिक्वेंट AGM की सिचुएशन में मान लीजिए 6 महीने तक कंपनी AGM होल्ड नहीं कर पाई, किसी वजह से ड्यू टू सम रीजन कंपनी 6 महीने तक AGM होल्ड नहीं कर पाई, तो उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है AGM होल्ड करने के लिए, और इसी को कहा जाता है एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी पीरियड ऑफ AGM। तो इसको जरा पढ़ के हमको ये बताइए कि हमको कितना टाइम एक्स्ट्रा दिया जाएगा AGM होल्ड करने के लिए। लिखा है इन केस इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ कंपनी टू होल्ड एन एनुअल जनरल मीटिंग within the prescribed time. What was prescribed time? 6 months, ठीक है। subsequent meeting के लिए 6 months. The registrar may for any special reason extend the time within which any annual general meeting shall be held, and such extension can be for a period not exceeding 3 months. इसका मतलब नॉर्मली तो हमको फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर मीटिंग होल्ड करनी है, लेकिन अगर ड्यू टू सम रीजन हम 6 महीने के अंदर मीटिंग होल्ड नहीं कर पाए, तो 3 महीने का एक्सटेंशन मिल जाएगा हमको। कौन दे रहा है ये एक्सटेंशन हमको? रजिस्ट्रार। यानी अगर रजिस्ट्रार को लगेगा कि हाँ कंपनी के पास जेन्युइन रीजन है, तो हमें 3 महीने का एक्सटेंशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये क्या लिखा है बताइए? नो सच एक्सटेंशन ऑफ टाइम कैन बी ग्रांटेड बाय रजिस्ट्रार फॉर होल्डिंग द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। मतलब
ये जो 3 महीने का एक्सटेंशन है ये किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। क्या आप लॉजिक बता सकते हो क्यों? बताइए क्यों फर्स्ट वाली को 3 महीने का एक्सटेंशन क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि वो ऑलरेडी 9 मंथ्स था। अगर आप देखो तो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में टाइम लिमिट कितना दिया था? 9 मंथ्स का, तो वो तो ऑलरेडी एक्सटेंडेड टाइम पीरियड था। सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग में हमको टाइम पीरियड कितना मिल रहा था? 6 मंथ्स। तो ये 6 महीने का टाइम 3 महीना और एक्सटेंड हो सकता है, अदरवाइज फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में ये टाइम एक्सटेंशन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर 6 महीने तक हमने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड कर ली, बहुत अच्छी बात है। अगर 6 महीने तक हम अपनी एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड नहीं कर पाए और हम रजिस्ट्रार से रिक्वेस्ट करें और रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाए तो हमको 3 महीने का एक्सटेंशन पीरियड प्रोवाइड करा दिया जाएगा। एनी डाउट इन दिस पैराग्राफ? And this extension is not applicable in case of first AGM. Okay, fine. अगले ब्लॉक में लिखा है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, द गैप बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग कैन नेवर एक्सीड 15 मंथ्स। तो इसमें ज्यादा डिस्कशन की आई थिंक रिक्वायरमेंट नहीं है, हम लोगों ने पहले भी देखा था। 2 एनुअल जनरल मीटिंग्स के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? 15 मंथ्स। सो आई होप नाउ ऑल द कंडीशंस आर क्लियर। एक बात और बताइए, ये जो कंडीशंस हैं कि हर कैलेंडर ईयर में एक मीटिंग होनी चाहिए, 6 महीने के अंदर मीटिंग होनी चाहिए और 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है, इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन कंप्लाई करनी होती है कि तीनों? बताइए, तीनों कंडीशन कंप्लाई होनी चाहिए या एनी वन? तीनों। तो इसके लिए हम लोग कौन सी डेट लेते थे? अर्लीएस्ट। यानी इन 3 में से जो अर्लीएस्ट डेट होगी, दैट डेट विल सेटिस्फाई ऑल द 3 क्राइटेरिया। फाइन, ठीक है। एनी डाउट? नो? चले आगे। ओके, अब आ जाओ डेट, टाइम, प्लेस फॉर होल्डिंग एन एनुअल जनरल मीटिंग। एन एनुअल जनरल मीटिंग कैन बी कॉल्ड ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। आपको क्या लगता है एनुअल जनरल मीटिंग कब बुलाई जाएगी? रात में 12 बजे, 2 बजे? जैसे कि आपका अब जो आजकल के जो बच्चों का एक्टिवनेस लेवल है ना, वो रिवर्स होता है। रात में वो फुल एक्टिव मोड में होते हैं बच्चे, है ना। रात में देखिए स्टेटस भी बदल रहे हैं, पढ़ाई भी रात में चल रही है। हाँ, रात में 2-3 बजे, 12 बजे से आप चार्ज होना शुरू होते हैं और सुबह जब एक्चुअली में पढ़ना चाहिए 6-7 बजे आप एकदम प्योर नींद के समय पे होते हैं, ठीक है। तो आप जब कंपनी सेक्रेटरी बन के गए तो आपने कहा नहीं भैया, हमने तो पढ़ाई भी पूरी रात में करी थी, एनुअल जनरल मीटिंग रात में 1:30 बजे बुलाओ। फिर देखिए हम कितनी इफेक्टिवली काम करते हैं। तो बताइए एनुअल जनरल मीटिंग का टाइम क्या होना चाहिए? बिजनेस आवर्स। और बिजनेस आवर्स को हम लोग जनरली मानते हैं बिटवीन 9 AM एंड 6 PM। 9 बजे से 6 बजे के बीच में बिजनेस आवर्स माने जाते हैं। तो जब भी कोई कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग बुलाएगी तो उसको कोशिश करना है कि उसकी एनुअल जनरल मीटिंग शुड बी बिटवीन 9 AM एंड 6 PM, क्योंकि यहाँ पर कंपनी सेक्रेटरी की कन्वीनियंस नहीं देखनी है, शेयर होल्डर्स की कन्वीनियंस देखनी है। ओके, किस दिन बुलाई जाएगी? ऑन एनी डे दैट इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे। छुट्टी वाले दिन बुलाया, छुट्टी वाले दिन बुलाएंगे? नो, कह रहे हैं किसी भी ऐसे दिन बुलाएंगे जो नेशनल हॉलीडे ना हो। कैन यू टेल मी व्हाट इज अ नेशनल हॉलीडे? अच्छा, दिवाली वाले दिन हमने एजीएम बुला ली, क्या दिवाली वाला दिन नेशनल हॉलीडे माना जाता है? बताइए, नेशनल हॉलीडे क्या हुई? देयर आर ओनली 3 नेशनल हॉलीडेज। कौन कौन सी? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। बस ये 3 नेशनल हॉलीडेज होती हैं। इसके अलावा सारी छुट्टियां पब्लिक हॉलीडेज होती हैं। ओके, 3 नेशनल हॉलीडे के हिसाब से हमको ये बताइए, अगर दिवाली वाले दिन हम एजीएम बुलाना चाहें तो बुला सकते हैं कि नहीं बुला सकते हैं? लॉ के हिसाब से यस, बुला सकते हैं। ऑल्दो कोई कंपनी बुलाएगी नहीं, दैट इज अ डिफरेंट इशू, बट लॉ में ये लिखा है दैट द मीटिंग शुड बी कॉल्ड ऑन एनी डे दैट इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे। तो नेशनल हॉलीडे को छोड़ के किसी भी दिन एजीएम को बुलाया जा सकता है। किस टाइम पे बुलाया जाएगा? बिजनेस आवर्स पे। और बिजनेस आवर्स का नॉर्मली मतलब क्या हुआ? 9 AM to 6 PM। इट शुड बी हेल्ड, अगली बात वेरी इंपॉर्टेंट, कहां होगी ये एनुअल जनरल मीटिंग? इट शुड बी हेल्ड ईदर एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। व्हाट इज द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी? कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होता है?
सुना है आपने, हर कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है। जैसे हम लोग हेड ऑफिस कहते हैं, वैसे ही हर कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, एक रजिस्टर्ड एड्रेस होता है। मतलब हर कंपनी उसी एड्रेस से जानी जाती है। अगर कोई नोटिफिकेशन भेजने होते हैं, कंपनी को चिट्ठी भेजनी होती है, या फिर कंपनी के बुक्स, अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने होते हैं, ये सारी चीजें कौन से ऑफिस में मेंटेन करी जाएगी? रजिस्टर्ड ऑफिस में। दैट मीन्स कंपनी नीड्स टू हैव एटलीस्ट वन परमानेंट एड्रेस, और वो जो कंपनी का परमानेंट एड्रेस होता है वो क्या होता है? रजिस्टर्ड एड्रेस। आप ये कह रहे हैं कंपनी की ये एजीएम कहाँ होगी? ईदर एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, या तो रजिस्टर्ड ऑफिस में कर लीजिए, और एट सम अदर प्लेस within the city, town or village in which the registered office of the company is situated. इसका मतलब जरा समझिए, मान लीजिए मेरी कंपनी है, ठीक है, और मेरी कंपनी में 1000 शेयर होल्डर्स हैं, ओके। मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस इज इन लखनऊ फॉर एग्जांपल, ठीक है, मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस लखनऊ में है और मेरी कंपनी में 1000 शेयर होल्डर्स हैं, लेकिन मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस इतना छोटा है कि वहां पर 1000 लोगों की मीटिंग नहीं हो सकती। अब बताइए हम ये मीटिंग कहाँ कर सकते हैं? प्रोविजन पढ़ के बताइए, हम ये मीटिंग कहाँ करें? मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस लखनऊ में है, लेकिन मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस इतना बड़ा नहीं है कि वहां 1000 लोग आ सके, तो हम कहाँ कर सकते हैं मीटिंग? एनी अदर प्लेस विद इन द सिटी, टाउन एंड विलेज वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। इसका मतलब लखनऊ में ही किसी और जगह। नॉर्मली कैसे होता है आपको पता है? जैसे लखनऊ में हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो लखनऊ में ही हमने कोई हॉल ले लिया, ठीक है, वहां पर हमने अपनी एजीएम ऑर्गेनाइज कर ली और वहां पर हमने सारे शेयर होल्डर्स को इनवाइट कर लिया। ऑन द अदर हैंड, अगर मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस ही बहुत बड़ा है, तो हम अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में ही एजीएम बुलवा सकते हैं। क्लियर? 3 बातें हैं इस पैराग्राफ में। सबसे पहली चीज, एनुअल जनरल मीटिंग कब बुलाई जाएगी? बिजनेस आवर्स में, ठीक है। किस दिन बुलाई जाएगी? ऑन एनी डे विच इज नॉट अ नेशनल हॉलिडे। एंड थर्ड, कहां बुलाई जाएगी? रजिस्टर्ड ऑफिस पे बुलाई जाएगी, और एनी अदर प्लेस विद इन द सिटी, टाउन और विलेज वेयर registered office is situated. Any doubt in these 3 points? चलें आगे। Okay. Next paragraph में लिखा है, national holiday for this purpose means and includes a day declared as national holiday by central government. सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी भी दिन को अगर नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया है तो उसको भी नेशनल हॉलिडे मान लिया जाएगा। इसका मतलब समझो, 3 तो होती ही है नेशनल हॉलिडे, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती। इसके अलावा क्या कोई और दिन नेशनल हॉलिडे हो सकता है? बताइए, क्या इन 3 दिन के अलावा कोई और दिन ऐसा हो सकता है जो नेशनल हॉलिडे हो? यस, हो सकता है। अगर किसने डिक्लेयर कर दिया हो? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये कह रहे हैं, अ डे डिक्लेयर्ड एज नेशनल हॉलिडे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू SS2, नेशनल हॉलिडे मीन्स रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती एंड सच अदर डे एज मे बी डिक्लेयर्ड एज नेशनल हॉलिडे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एनी डाउट? ओके, समझ आ रहे हैं सबको? ये सुनो, जग रहे हैं कि सो गए? अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे अभी तो जग रहे हैं। देखो अभी 10-15 मिनट हुआ, अभी नींद आनी शुरू हुई है। जब सो जाना तो बता देना। अब ये भी कह रहे ठीक है बता देंगे। सो जाओगे तो बताओगे कैसे? चले आगे, कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं? देखिए, अगर आपको बैठ के नींद आती हो तो यू कैन स्टैंड अप एंड स्टडी, आई हैव नो प्रॉब्लम। खड़े खड़े सोगे, गिरोगे, अपने आप ही नींद खुल जाएगी एक बार में, है ना? तो ऐसे अगर आपको एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा लगे कि आपको नींद आ रही है तो यू कैन स्टैंड अप एंड स्टडी, ठीक है? ओके। एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अ अनलिस्टेड कंपनी में बी हेल्ड, इंपॉर्टेंट मार्क करो, कह रहे अनलिस्टेड कंपनी की अगर हम लोग बात करें, may be held at any place in India if consent is given in writing or by electronic mode by all the members in advance. कह रहे अनलिस्टेड कंपनी। पहले तो हम लोग नॉर्मल बात कर रहे थे, एक नॉर्मल कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग कहाँ हो सकती है? रजिस्टर्ड ऑफिस में या उसी शहर में। लेकिन यहाँ कह रहे हैं अगर एक अनलिस्टेड कंपनी है, व्हाट इज एन अनलिस्टेड कंपनी? विच इज नॉट लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। कह रहे अनलिस्टेड कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में बी हेल्ड एट एनी प्लेस इन इंडिया, कहीं पर भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि रजिस्टर्ड ऑफिस में हो, कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन इसकी एक शर्त है। क्या शर्त है? इफ कंसेंट इज गिवन इन राइटिंग
और इन इलेक्ट्रॉनिक मोड बाय ऑल द मेंबर्स इन एडवांस। अगर उस अनलिस्टेड कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स अग्री कर लें तो उस कंपनी की मीटिंग पूरे कंट्री में कहीं भी की जा सकती है और जरूरी नहीं है कि वो रजिस्टर्ड ऑफिस में की जाए। समझ आ गया? अच्छा बताइए, मान लीजिए एबीसी लिमिटेड इज एन अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। एबीसी लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी है जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस इज इन लखनऊ, ठीक है। द कंपनी इज कंप्राइजिंग ऑफ 1500 मेंबर्स एंड ऑल द मेंबर्स हैव गिवन देयर कंसेंट टू होल्ड द मीटिंग इन मुंबई। The company conducted its annual general meeting in Mumbai. Have they complied with the provisions of Section 96 of the Companies Act? Yes or no? क्योंकि पहली चीज ये कंपनी अनलिस्टेड है, दूसरी चीज इनका रजिस्टर्ड ऑफिस था कहाँ? लखनऊ। मीटिंग कहाँ होल्ड करी? मुंबई। वो ऐसा कर सकते थे लेकिन इसके लिए शर्त थी क्या? सारे मेंबर्स की रिटन कंसेंट मिलनी चाहिए। इस कंपनी में 1500 मेंबर्स थे, सारे मेंबर्स ने रिटन कंसेंट दे दी, देयरफॉर द कंपनी कैन होल्ड इट्स मीटिंग एट एनी प्लेस इन इंडिया। तो नॉर्मल प्रोविजन ये है कि कंपनी की मीटिंग होनी चाहिए रजिस्टर्ड ऑफिस में या उसी शहर में, लेकिन अगर वो अनलिस्टेड कंपनी है तो सारे मेंबर्स की कंसेंट लेके हम वो मीटिंग कहीं और पे कंडक्ट कर सकते हैं। एनी डाउट? ओके फाइन। नेक्स्ट, in case of a government company, what is a government company? Who can tell me what is a government company? Whose 51% share is held by government? Which government? Central or state? Central government. अच्छा, ये अपना लॉ जो आपने लगाया है ना, आपका एक पर्सनल लॉ भी है। 51% is held by central government only. Both, चाहे सेंट्रल हो, चाहे स्टेट हो, चाहे जॉइंटली हो, ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं गवर्नमेंट कंपनी के केस में द एनुअल जनरल मीटिंग शैल बी हेल्ड एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस और सम अदर प्लेस विद इन द सिटी, टाउन और विलेज इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड और एट एनी अदर प्लेस विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या नया है इस प्रोविजन में? वही तो लिखा है, गवर्नमेंट कंपनी भी अपनी एनुअल जनरल मीटिंग रजिस्टर्ड ऑफिस में या उसी शहर में करेगी। अगर गवर्नमेंट कंपनी अपनी मीटिंग कहीं और करना चाहती है तो उसको क्या करना है? सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और जब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरह से आपके सामने आएंगे ना, तब आपको याद आएगा कि हाँ ऐसा कहीं कुछ था बुक के अंदर। तो इनको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए कि जो गवर्नमेंट कंपनी है वो अपनी एनुअल जनरल मीटिंग कहाँ होल्ड कर सकती है? रजिस्टर्ड ऑफिस में या विद इन द सिटी, टाउन एंड विलेज वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। इसके अलावा अगर वो कहीं और मीटिंग होल्ड करना चाहती है तो उसको अप्रूवल लेनी पड़ेगी किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। ये दो लाइनें अब पढ़ के बताओ समझ में आई कि नहीं आई? अकॉर्डिंगली वाली। जिन लोगों को अभी तक बुक्स नहीं मिली हैं और आप एनी हाउ अपने फोन या किसी भी लैपटॉप से काम चला रहे हैं, इट इज सजेस्टेड कि प्लीज इस चैप्टर का प्रिंट निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो सिर्फ इस चैप्टर का, क्योंकि अभी ये थोड़ा लंबा चलेगा, बड़ा चैप्टर है, इसका प्रिंट निकाल लीजिए। बिकॉज आई डोंट नो आप लोग कैसे पढ़ लेते हो फोन से। मतलब इफ आई वुड हैव बीन एट योर प्लेस तो आई वुड नॉट बी एबल टू डू सो। फोन से पढ़ते वक्त बड़ी डिस्टर्बेंस होती है ना। एक तो स्क्रीन से पढ़ना ही डिफिकल्ट है, वो ऊपर नीचे हो जाता है। ऐसा होता है आपके साथ? एकदम से खूब सारे पेजेस नीचे हो गए, फिर उसके बाद आप उसको जूम कर रहे हो, फिर उसको देख रहे हो। द करेक्ट वे ऑफ स्टडिंग इज थ्रू हार्ड कॉपी ओनली। अगर आप बुक से पढ़ सकते हो तो प्लीज, क्योंकि जब आपको कुछ लिखना होता है तो लाइंस के बीच में फोन से लिख लेते हो, कुछ बच्चे वो भी लिख लेते हैं। ये हमें भी कुछ बच्चों ने बताया था कि मैम फोन पे भी लिख लेते हैं। ऐसा है, कला है आपके अंदर भी है ऐसी कला, वेरी गुड। बट आई मतलब सीरियसली सजेस्ट कि सिर्फ इस चैप्टर का आप प्रिंट निकलवा लीजिए, या किसी ने निकलवाया हो तो उससे जेरोक्स करा लीजिए अगर आप पैसे बचाना चाह रहे हो तो। बट प्लीज डू हार्ड कॉपी यूज करिए, उसी में लिखिए, जो पॉइंट जहाँ इंपॉर्टेंट है वहीं पे मार्क करिए। क्योंकि थोड़े टाइम बाद क्या होगा, जब आपकी बुक आएगी तो ये चैप्टर आपका बिल्कुल क्लीन होगा क्योंकि आपने उसको नोट से पढ़ा है, और फिर जहां आपने इसकी मार्किंग्स करी है वो कॉपी पता नहीं कहाँ होगी, ठीक है। तो प्लीज अगर आप सच में पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो काम चलाऊ वाला काम मत करिए। इसका प्रिंट ले लीजिए, जेरोक्स करा लीजिए, ठीक है। एटलीस्ट जब तक ये चैप्टर होगा तब तक आपकी बुक्स आ जाएंगी, आई थिंक सो, ठीक है। फाइन, तो कॉम्प्रोमाइज मत करिए, बहुत कुछ ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा कॉस्टिंग लग जाएगी।
फाइन, ओके। तो देखिए ये दो लाइन क्या लिखी है, अकॉर्डिंगली नाउ देयर इज नो नीड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल if government company is holding its AGM within the city, town or village in which registered office of the company is situated. तो अगर रजिस्टर्ड ऑफिस में कर रही है तो कर सकती है, रजिस्टर्ड ऑफिस की सिटी में कर रही है तो भी कर सकती है, लेकिन अगर एनी अदर प्लेस कर रही है गवर्नमेंट कंपनी तो वो कब कर सकती है, विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अनलिस्टेड कंपनी अगर किसी और जगह करना चाहती है तो उसको क्या करना होगा, कंसेंट लेनी होगी, कितने मेंबर्स की, सारे मेंबर्स की, ठीक है फाइन। अच्छा लिस्टेड कंपनी अगर कहीं और करना चाहती है तो क्या करना होगा, बताइए लॉजिकली बताओ, लिस्टेड कंपनी अगर कहीं और करना चाहती है तो उसे क्या करना होगा, आप कह रहे कहीं लिखा ही नहीं है, दिमाग लगाओ, लिखा था। अगर अनलिस्टेड के लिए ये प्रोविजन है, गवर्नमेंट के लिए ये प्रोविजन है, तो लिस्टेड के लिए क्या प्रोविजन हुआ, लिस्टेड के लिए क्या प्रोविजन हुआ, लिस्टेड कंपनी बाहर कर सकती है कि नहीं कर सकती है, बताइए, लिस्टेड कंपनी बाहर होल्ड कर ही नहीं सकती, क्योंकि नॉर्मल प्रोविजन क्या था, कहां होल्ड करनी है एजीएम, रजिस्टर्ड ऑफिस या विद इन द सिटी टाउन और विलेज, ठीक है। तो जो नॉर्मल कंपनी लिस्टेड कंपनी है वो रजिस्टर्ड ऑफिस में होल्ड करेगी या विद इन द सिटी टाउन और विलेज। अनलिस्टेड कंपनी इसके बाहर कर सकती है लेकिन उसको मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए, गवर्नमेंट कंपनी भी इसके बाहर कर सकती है लेकिन उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए। तो ये तीन प्रोविजंस हैं। चले आगे, ओके, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, यस और नो, बोलना पड़ेगा, सिर्फ मुंह ना हिलाइए, ओके। इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, व्हाट इज अ सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी कौन सी हुई, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस। In case of Section 8 company, the time, date and place of each AGM are decided upon beforehand by the board having regard to the directions, if any, given in this regard. कह रहे हैं सेक्शन 8 कंपनी में एनुअल जनरल मीटिंग कब होनी है, कहाँ होनी है, कैसे होनी है, ये सब पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है, बहुत पहले, ठीक है। यानी हम साल के बिगनिंग में ही डिसाइड कर लेंगे कि हमारी कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग कब और कहाँ पर कंडक्ट की जाएगी, ओके। अब नेक्स्ट आ जाओ, अगेन एक इलस्ट्रेशन है, इस पे होमवर्क लिख लीजिए, ये पढ़िएगा अपने आप। बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट एजीएम पे आते हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया था दो तरीके के बिजनेस होते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस, याद आया कुछ, आपके स्कूल में दो तरीके की पेरेंट्स मीटिंग होती थी। एक पेरेंट्स मीटिंग कौन सी होती थी, जो साल के एंड में होती थी, उसमें क्या होता था, रिपोर्ट कार्ड मिलता था। ये रिपोर्ट कार्ड मिलना उस मीटिंग में निश्चित होता था या डाइसी होता था, फिक्स्ड था, मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन साल के बीच में भी कई बार आपके पेरेंट्स को बुला लिया जाता था। ये कौन सी मीटिंग होती थी, ईजीएम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। यानी अगर हम लोग बिजनेस के हिसाब से देखें तो दो तरीके के बिजनेस होते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस। हमने आपको बताया था, बताइए एनुअल जनरल मीटिंग में कौन से बिजनेस हो सकते हैं, बोथ। ऑर्डिनरी बिजनेस तो होगा ही होगा, यानी रिपोर्ट कार्ड तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ अगर उसी के आसपास आपने कोई गलत काम किया है तो उसकी शिकायत भी हो जाएगी। लेकिन साल के बीच में जो मीटिंग हो रही है उसमें रिपोर्ट कार्ड नहीं मिल सकता, उसमें ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं हो सकता। उस मीटिंग में जो भी बिजनेस होगा दैट बिजनेस विल बी डीम्ड टू बी स्पेशल बिजनेस। तो कुल मिला के दो बातें हैं, दो तरीके के बिजनेस हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस। एनुअल जनरल मीटिंग में बताइए कौन सा बिजनेस होगा, दोनों, ऑर्डिनरी बिजनेस भी हो सकता है, स्पेशल बिजनेस भी हो सकता है। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में होने वाले सारे के सारे बिजनेस हमेशा कौन से होंगे, स्पेशल बिजनेस। अब लॉ ने क्या किया है, उन्होंने ऑर्डिनरी बिजनेस बता दिया है कौन कौन से हैं, ठीक है। ये चार बिजनेस होते हैं जिनको हम लोग ऑर्डिनरी बिजनेस कहते हैं, देखिए 1, 2, 3 एंड 4। ऑर्डिनरी बिजनेस का मतलब ये वो काम है जो हर साल के एंड पे होना निश्चित है, होंगे ही होंगे, और इन्हीं कामों को डिस्कस करने के लिए एजीएम बुलाई जा रही थी। क्या आप हमको बता सकते हो साल के एंड में कोई एक काम बताइए जो होना फिक्स्ड है, ये तो होगा ही होगा। एनुअल रिजल्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, पीएल डिस्कस होगा, ये तो होगा ही होगा साल के एंड में, ठीक है। इसके अलावा डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेरेशन या डिविडेंड पेमेंट, अगर डिविडेंड किसको दिया जाता है, शेयर होल्डर्स,
जब कंपनी में प्रॉफिट्स होते हैं तो प्रॉफिट का एक हिस्सा सबको देने के बाद जो लास्ट में बचता है वो किसको दिया जाता है? शेयर होल्डर्स को। तो साल के एंड में भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो डिस्कस होंगे ही होंगे, डिविडेंड अगर कुछ होगा तो डिक्लेयर होगा ही होगा। इसके अलावा कुछ नए डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे और ऑडिटर्स अपॉइंट होंगे। ऑडिटर कौन होता है? सुना है ऑडिटर? क्या करता है ऑडिटर? बुक्स एंड अकाउंट्स को चेक करता है, ऑडिट करता है। तो ये 4 काम ऐसे हैं जो हर साल के एंड में एजीएम पे होना निश्चित है। सबसे पहला देखो क्या है? कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। दूसरा, डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड। तीसरा, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग। हर साल के एंड में कुछ डायरेक्टर्स रिटायर होंगे और उनकी जगह पर नए डायरेक्टर्स आएंगे, ये भी होना निश्चित है। और कुछ ऑडिटर्स रिटायर होंगे या ऑडिटर की जगह नए ऑडिटर आएंगे। ये 4 काम होना जरूरी है एनुअल जनरल मीटिंग में, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ऑर्डिनरी बिजनेस। इन 4 काम के अलावा कोई भी 5वां काम वो अपने आप क्या मान लिया जाएगा? स्पेशल। देखो लिखा है रेस्ट ऑफ ऑल द बिजनेसेस। इन 4 काम के अलावा 5वां कोई भी काम होगा, दैट वर्क विल बी कंसिडर्ड एज अ स्पेशल बिजनेस। तो अब हमको बताओ एनुअल जनरल मीटिंग में क्या क्या होगा? ऑर्डिनरी बिजनेस होगा, प्लस इनके अलावा कुछ डिस्कस करना है तो वो भी हो जाएगा, यानी स्पेशल बिजनेस भी होगा। साल के बीच में हमने मीटिंग बुलाई, बताइए क्या बैलेंस शीट डिस्कस कर ले? क्या डिविडेंड डिक्लेयर कर दें? क्या डायरेक्टर को बीच में हटा दें? क्या ऑडिटर को बीच में हटा दें? नो। इसका मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में ये ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं हो सकते। समझ आ गया सबको? कुल मिला के वही बात है, एनुअल जनरल मीटिंग में दोनों हो सकते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस भी हो सकते हैं, स्पेशल बिजनेस भी हो सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में होने वाले सारे के सारे बिजनेस विल ऑलवेज बी स्पेशल। व्हाट आर द 4 ऑर्डिनरी बिजनेस? कौन कौन से 4 बिजनेस ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं बताइए? फर्स्ट, कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकेंड, declaration of dividend. Third, retirement of directors and appointment of directors. And fourth, appointment of auditors. और इन 4 बिजनेस के अलावा बाकी सारे बिजनेस क्या होंगे? स्पेशल। तो देखिए लिखा हुआ है सेक्शन 102 प्रोवाइड्स दैट all other business transacted at an annual general meeting. एनुअल जनरल मीटिंग में ट्रांजैक्ट होने वाले सारे बिजनेस एक्सेप्ट द फॉलोइंग आर स्पेशल। बहुत दिमाग लगा के हमको बताओ, ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये स्पेशल हैं कि ऑर्डिनरी हैं? ये ऑर्डिनरी हैं। कह रहे इन 4 को छोड़ के बाकी सारे के सारे बिजनेस ऑटोमेटिकली क्या मान लिए जाएंगे? स्पेशल बिजनेस। एनी डाउट? ओके। चैप्टर इजी लग रहा है कि टफ? इजी की टफ? अभी कुछ नहीं बोला जा रहा है ना, अभी कैसे बता दे, अभी तो शुरुआत हुई है। नहीं, दिस चैप्टर इज इजी, अभी टफ शुरू नहीं हुए हैं, टफ इसके बाद शुरू होंगे, ठीक है? ये तो इजी है। Above mentioned 4 businesses are ordinary and rest shall be deemed to be special business. In explanatory statement is not required for transacting any item of ordinary business. कह रहे जो काम फिक्स्ड है होना, जैसे साल के एंड में जो पेरेंट मीटिंग होनी है उसमें रिपोर्ट कार्ड मिलना है, ये बात अलग से पेरेंट्स को बताने की जरूरत थी कि नहीं थी? नहीं थी। आप उनको नहीं भी बताओगे तो काम चल जाएगा, उनको पता है ये मीटिंग किस लिए है। लेकिन अगर कोई स्पेशल बिजनेस मीटिंग में डिस्कस होना है, इसका हमको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन पहले से देना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को। तो एक्सप्लेनेशन देने के लिए एक स्टेटमेंट बनता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। कह रहे हैं अगर ऑर्डिनरी बिजनेस है उसके लिए हमको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे शेयर होल्डर्स को पहले से ही पता था कि ये काम तो मीटिंग में होंगे ही होंगे। ओके फाइन। और ये लाइन देखो फिर से वही लिखी है, इन केस ऑफ अ मीटिंग अदर देन एजीएम। मीटिंग अदर देन एजीएम, बताइए कौन सी मीटिंग हुई? ईजीएम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ऑल बिजनेस शैल बी डीम्ड टू बी स्पेशल। एनी डाउट? एनी कंफ्यूजन? फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग कब तक हो जानी चाहिए? फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग कब तक हो जानी चाहिए? 9 months। कहां से 9 months? From the end of financial year. Subsequent annual general meeting 6 months. What is the section for annual general meeting?
एनुअल जनरल मीटिंग किस टाइम पे होनी चाहिए? बिजनेस आवर्स. व्हाट आर द बिजनेस आवर्स? रात में 9 से सुबह 6 तक. क्यों, इसमें क्या दिक्कत है? 9 से 6 बोला था, रात में 9 और सुबह 6. आपका एक्टिव मोड भी होता है. नो, कहां होनी चाहिए? रजिस्टर्ड ऑफिस और एनी अदर प्लेस विद इन द सिटी, टाउन और विलेज. अनलिस्टेड कंपनी कहीं और होल्ड कर सकती है. कहां? एनी प्लेस इन इंडिया. उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? कंसेंट लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से. किसकी कंसेंट लेनी पड़ेगी? सारे मेंबर्स की. और गवर्नमेंट कंपनी कहीं और होल्ड कर सकती है. किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? एनुअल जनरल मीटिंग में सारे के सारे बिजनेस स्पेशल होते हैं. ऑर्डिनरी भी होते हैं और स्पेशल नहीं होते. स्पेशल भी होते हैं. ईजीएम में सिर्फ ऑर्डिनरी होते हैं, सिर्फ स्पेशल होते हैं. पक्का? ऑर्डिनरी बिजनेस होते कौन कौन से हैं? कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, देन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स. इन सब के अलावा सारे बिजनेस आर डीम्ड टू बी स्पेशल. ओके फाइन. अच्छा, पेनाल्टी फॉर डिफॉल्ट इन होल्डिंग एजीएम. ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर एजीएम टाइम पे होल्ड नहीं हुई. अच्छा, एजीएम टाइम पे हो रही है कि नहीं हो रही है सब देखना किसका काम है? आप लोगों का. आप कौन हैं? आप कौन हैं? फिलहाल ना सही, फ्यूचर तो बता दो. कंपनी सेक्रेटरी. तो कंपनी के अंदर ये एनुअल जनरल मीटिंग टाइमली हो रही है नहीं हो रही है, 15 महीनों का गैप, 9 मंथ, 6 मंथ, ये सब देखना किसका काम होता है? कंपनी सेक्रेटरी का. और अगर मान लीजिए कंपनी सेक्रेटरी को ये ध्यान नहीं रहा, कंपनी सेक्रेटरी ने एजीएम टाइम पे होल्ड नहीं करी क्योंकि उसने कहा कि जब ये चैप्टर पढ़ाया गया था हम एब्सेंट थे, या उस दिन तो हमें कुछ समझ ही नहीं आया, तो मैं नींद बहुत आ रही थी उस दिन, तो ये वाला चैप्टर हम छोड़ के गए थे, इसलिए हमने कंपनी में एजीएम छोड़ दी. अब अगर डिफॉल्ट हो गया एजीएम होल्ड करने से तो क्या लग जाएगी? पेनाल्टी. जरा देखिए कितनी पेनाल्टी लग रही है. सेक्शन 99 प्रोवाइड्स दैट इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड in complying or holding a meeting of the company and every officer of the company who is in default. ये किसकी बात हुई? कह रहे हैं कंपनी की तो लाइबिलिटी आएगी ही, एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट. ये ऑफिसर इन डिफॉल्ट किसकी बात कर रहे हैं? ये आपकी बात चल रही है यहाँ पर. आपको पता नहीं है आपके बारे में क्या क्या लिखा है, चुपचाप सब लिख दिया इन्होंने और आपको खबर भी नहीं है. आप कह रहे होगा कोई ऑफिसर इन डिफॉल्ट. आप हैं ये ऑफिसर इन डिफॉल्ट. और अगर देखें तो ध्यान से देखिए, शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज. पैसों का बैग तैयार रखो, क्योंकि आपके एक्साइटमेंट लेवल को देख के हमको समझ में आ रहा है 2-3 एजीएम तो आप पक्का छोड़ेंगे. तो 1-1 लाख रुपए की ऐसी एफडी करा लो अभी से. ये एफडी किस लिए करा रहे हो? क्योंकि हमें पता है हम नॉन कंप्लायंस करेंगे, पेनल्टी लगेगी. 1 लाख रुपए लगेगा. एंड इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूइंग डिफॉल्ट करते चले जा रहे हैं, इट में एक्सटेंड टू 5,000 रुपीज बस फॉर ईच डे. अब आप सोच रहे हैं मैम कमाई तो दूर दूर तक नहीं दिख रही है, आपने पेनाल्टी और फीस पहले दिखा दी. सोच रहे हैं आगे चले इस कोर्स में कि यहीं से वापस हो ले, है ना? कह रहे हैं कि अगर एजीएम, इसीलिए कह रहे हैं ध्यान से पढ़ लो, मन लगा के पढ़ लो, एजीएम टाइम पे होल्ड कर लेना. अगर आपने एजीएम होल्ड नहीं करी तो कंपनी की तो जो लाइबिलिटी आएगी तो आएगी, ऑफिसर इन डिफॉल्ट की भी लाइबिलिटी आएगी 1 लाख रुपए की. और अगर आप लगातार डिफॉल्ट करते रहे तो 5,000 रुपीज पर डे. ठीक है, खुल गई आंखें? एफडी करा लेना. अच्छा, सेक्शन 97 प्रोवाइड्स दैट इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड इन होल्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग. अच्छा एक बात बताओ, जैसे एनुअल जनरल मीटिंग है, ओके, कौन बुला रहा है एनुअल जनरल मीटिंग? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है, कौन आएगा एजीएम में? शेयर होल्डर्स. ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह रहे भैया हम लोगों ने साल भर में बड़ा गलत गलत काम किया, बहुत ऊटपटांग काम किया, मन से काम नहीं किया, सब गलतियां कर दी, हम एजीएम बुलाएंगे ही नहीं. क्योंकि अगर हमने एजीएम बुलाई, शेयर होल्डर्स आएंगे तो वो हमसे पूछेंगे क्या क्या काम हुआ. तो इससे बढ़िया ये करो, मालिकों को कंपनी में बुलाओ ही ना. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि वी आर नॉट गोइंग टू कॉल द एजीएम. आपको क्या लगता है शेयर होल्डर्स एजीएम में आना चाहेंगे कि नहीं आना चाहेंगे? बेचारे साल में एक बार तो आ रहे हैं, और उस एक मीटिंग में वो पूरा देख लेते हैं कि कंपनी क्या क्या कर रही है. लेकिन वो आए कैसे? क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मीटिंग ही नहीं बुलाई.
अब बताइए शेयर होल्डर्स के पास कोई उपाय है? पैराग्राफ पढ़ के बताइए कोई उपाय है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग नहीं बुला रहे हैं, शेयर होल्डर्स मीटिंग में आना चाहते हैं, शेयर होल्डर्स परेशान हो के किसके पास चले जाएं? ट्रिब्यूनल के पास। ट्रिब्यूनल कौन है? एनसीएलटी। अगर हम लोग कंपनी लॉ के अंदर ट्रिब्यूनल की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट एनसीएलटी। तो ये एक उपाय है शेयर होल्डर्स के पास कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मीटिंग नहीं बुलाई है सो दे कैन अप्रोच टू द ट्रिब्यूनल। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल? रेमेडी अवेलेबल ये है कि वो ट्रिब्यूनल को एक एप्लीकेशन देंगे टू कॉल और डायरेक्ट द कॉलिंग ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी एंड गिव सच कॉन्सिक्वेंशियल डायरेक्शन एज ट्रिब्यूनल में थिंक फिट। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है और जरा बताइएगा कि ये आपने कहां पढ़ा है, जरा ध्यान से देखना। सच डायरेक्शन में इंक्लूड अ डायरेक्शन दैट one member of the company present in person or by proxy shall be deemed to constitute a meeting। कहीं कुछ पढ़ा था तो हमने आपसे कहा था ये आगे आएगा, याद आया? ये कह रहे हैं एनुअल, अब ध्यान से समझिएगा, शेयर होल्डर्स ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कहा कि भाई हमारी मीटिंग बुलाओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा कि भैया मीटिंग नहीं बुला रहे, ठीक है। अब एक मेंबर ऐसा था वो कह रहे नहीं मीटिंग होनी चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग बुला नहीं रहे हैं, तो वो एक अकेला मेंबर किसके पास जाएगा? ट्रिब्यूनल के पास। ट्रिब्यूनल से कहा कि भैया आप मीटिंग बुलाइए। ट्रिब्यूनल ये भी ऑर्डर दे सकता है कि अगर बाकी शेयर होल्डर्स मीटिंग में भले ही ना आ रहे हो, एक अकेला मेंबर भी मीटिंग कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है। यानी वो एक अकेला मेंबर जो मीटिंग में आना चाहता है, आप उसको मीटिंग में बुलाइए और आप उसके थ्रू मीटिंग कंडक्ट कराइए। और ये एक ऐसी मीटिंग होगी जहां पर कितने मेंबर्स हुए मीटिंग में? 1। जबकि हम लोग ने सबसे पहले पैराग्राफ में पढ़ा था किसी भी मीटिंग के लिए कम से कम 2 लोग रिक्वायर्ड है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन थे। एक्सेप्शन पे ये लिखा हुआ था देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस वेयर इवन अ सिंगल मेंबर कैन कॉन्स्टिट्यूट द मीटिंग। ये उसका पहला एग्जाम्पल है। अब वहां फर्स्ट पेज पे जहां पर लिखा था वहां जाकर लिख कर आओ पॉइंट नंबर 1, वहां पहले जाइए जहां लिखा था। हम भी ले चले, चलिए हम ले चलते हैं आपको। सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोगों ने लिखा था, ये देखिए, ये हमने आपको मार्क कराया था। हाउएवर इन सर्टेन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस इवन 1 पर्सन में कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग। जहां ये लिखा था वहीं पर एरो डाल के लिखो पॉइंट नंबर 1, व्हेन मीटिंग इज कॉल्ड बाय ट्रिब्यूनल। इसका पहला एक्सेप्शन क्या हुआ? व्हेन मीटिंग इज कॉल्ड बाय ट्रिब्यूनल। जब ट्रिब्यूनल ने मीटिंग बुलाई है शेयर होल्डर्स के रिक्वेस्ट करने पर, देन इन दैट केस इवन अ सिंगल पर्सन कैन कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग। ये पहला एक्सेप्शन है। समझ आ गया? ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में दैट वन शेयर होल्डर यूजुअली कैनॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कंपनी मीटिंग, मतलब अ सिंगल पर्सन कैनॉट कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग कमेंट, तो क्या लिखेंगे? समझ में आ गया? एक सिंगल मेंबर मीटिंग कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में अ सिंगल पर्सन कैन कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग। सच एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस इंक्लूड पॉइंट नंबर 1, व्हेन द मीटिंग इज कॉल्ड बाय ट्रिब्यूनल। ठीक है, फाइन। एनी डाउट? What was the penalty for not holding meeting? 1 lakh, which can extend to 5,000 rupees per day. ठीक है, फाइन। चलो अब बात करेंगे कन्वीनिंग ऑफ अ वैलिड जनरल मीटिंग। सिर्फ मीटिंग बुलाना ही सफिशिएंट नहीं है, द मीटिंग शुड बी अ वैलिड मीटिंग। और वैलिड मीटिंग कैसी होती है? 3C होते हैं। देयर आर 3C। 3C देखो, प्रॉपरली कन्वीन्ड होनी चाहिए, प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड होनी चाहिए एंड प्रॉपरली कंडक्टेड होनी चाहिए। इनको हम लोग 3C कहते हैं। आई नो आप ये सोच रहे हैं मैम 3P भी तो कह सकते हैं, प्रॉपरली प्रॉपरली प्रॉपरली, है ना, लेकिन प्रॉपरली कुछ वर्ड कुछ खास नहीं है, इंपॉर्टेंट इज 3C। इनको 3C कहा जाता है। हमारी मीटिंग प्रॉपरली कन्वीन्ड होनी चाहिए, हमारी मीटिंग प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड होनी चाहिए और हमारी मीटिंग प्रॉपरली कंडक्टेड होनी चाहिए। 3C। कन्वीन का मतलब देखो क्या हुआ,
कन्वीन का मतलब हुआ द मीटिंग मस्ट बी कॉल्ड बाय प्रॉपर अथॉरिटी। मीटिंग किसने बुलाई हुई होनी चाहिए? प्रॉपर अथॉरिटी। हु इज द प्रॉपर अथॉरिटी टू कॉल द मीटिंग? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा एक बात बताइए, आप कंपनी सेक्रेटरी बन गए? बन गए? अरे इमेजिन कर लो, हमें पता है मुश्किल हो रहा है आपके लिए इमेजिन करना। बन गए, आप कंपनी में भी चले गए, ठीक है, और आप एक्स्ट्रा स्मार्ट थे, मतलब आपको रूल्स रेगुलेशन सब एकदम रटा हुआ था, सब कुछ था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कहने से पहले आपने एक्स्ट्रा स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश करी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कहने के पहले आपने मीटिंग बुला ली। शेयर होल्डर आ गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा ये लोग क्यों आ रहे हैं? आपने कहा अरे आज हमारी एजीएम है। ये आप बता रहे हैं बोर्ड को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा हमने तो बुलवाई ही नहीं। आपने कहा आपके कहने के पहले हमने काम करके रखा है, ठीक है। दैट मीन्स बिना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कहे कंपनी सेक्रेटरी ने एनुअल जनरल मीटिंग बुला ली। विल दिस एनुअल जनरल मीटिंग बी कंसिडर्ड वैलिड? बताइए, वैलिड और इनवैलिड? आपने कहा हमको पता था इसी टाइम पे बुलाई जाती है, आपके कहने के, आपकी दिल की आवाज सुन लेते हैं हम, आपके कहने के पहले हमने एजीएम बुला ली, देखिए सब आ गए, यू शुड बी हैप्पी विद मी। Can company secretary call a meeting? No. Company secretary will call a meeting only on the direction of the board. ये हमेशा ध्यान रखना, अपनी मर्जी से कोई काम ना करना कंपनी के अंदर। बोर्ड कहे तो करना, अगर अपनी मर्जी से किया तो वो काम इनवैलिड हो जाएगा। और इतनी बड़ी मीटिंग बुला के उसको खर्चा जो पूरा हुआ, फिर वो आप जिम्मेदार होंगे उसके। Proper authority to call the meeting is the board of director. Company secretary will call the meeting only when authorized by the board. If the board has not authorized the company secretary अपनी मर्जी से मीटिंग नहीं बुलाएगा और वो मीटिंग properly convened नहीं मानी जाएगी। तो पहला C, convened का मतलब होता है it should be called by the proper authority. And who is the proper authority? Board of directors. Second, कन्वीन की अगली चीज होती है प्रॉपर नोटिस मस्ट बी सर्व। कैसे बुलाया जाएगा? आवाज लगा के, सारे शेयर होल्डर्स को आवाज लगा के बुलाएंगे, चलो आ जाओ। क्या भेजी जाएगी? नोटिस। एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स को बुलाने के लिए उनको पहले नोटिस भेजी जाती है एंड द नोटिस हैज टू बी अ प्रॉपर नोटिस। कन्वीन के अंदर दो चीजें आ जाती हैं, प्रॉपर अथॉरिटी बुलाएगी एंड प्रॉपर तरीके से बुलाया जाएगा। प्रॉपर तरीका क्या हुआ? बाय सर्विंग अ नोटिस, ठीक है। सेकंड, कह रहे प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड, हमारी मीटिंग प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि कोरम होना चाहिए। व्हाट इज कोरम? हैव यू हर्ड दिस वर्ड? कोरम, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ मीटिंग टू स्टार्ट अ मीटिंग। फॉर एग्जाम्पल, हमने आपसे कहा कि भाई इस क्लास का कोरम है 5 स्टूडेंट्स, ठीक है, इसका मतलब कम से कम 5 बच्चे होंगे तो हम पढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे। इसी तरह मान लीजिए कंपनी की मीटिंग में कहा गया कि हमारा कोरम है 5 मेंबर्स। अगर मीटिंग में कम से कम 5 मेंबर्स होंगे, 5 शेयर होल्डर्स होंगे तो मीटिंग होगी, नहीं तो मीटिंग नहीं होगी। सो दिस मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स विच आर रिक्वायर्ड टू होल्ड अ मीटिंग इज नोन एज कोरम। तो कॉन्स्टिट्यूटेड में पहली चीज कोरम होना चाहिए, और दूसरा हमारी मीटिंग का एक कौन होना चाहिए? चेयरमैन। Who is the chairman? चेयरमैन कौन होता है? नॉर्मल लैंग्वेज में आपको पता है चेयरमैन का मतलब ये होता है द पर्सन ऑन द चेयर। हाँ, एक्चुअली में लॉ में यही लिखा है, चेयरमैन का मतलब द पर्सन ऑन द चेयर। क्या इसका मतलब बाकी लोग दरी बिछा के बैठते हैं? फिर द हेड, जो उस मीटिंग को हेड कर रहा होता है, जो उस मीटिंग का हेड होता है पर्सन, उसको हम लोग चेयरमैन कहते हैं। तो ये कह रहे हैं एक मीटिंग प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूट तब होगी जब उसमें कम से कम उतने मेंबर्स हों जितने रिक्वायर्ड हो एंड देयर शुड बी अ चेयरमैन। 2 सी पढ़ लिए और आपके हिसाब से 2 पी भी पढ़ लिए, है ना। पहला सी क्या था? प्रॉपरली कन्वीन, और दूसरा प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड। कन्वीन के अंदर 2 चीजें क्या थी? पहला, प्रॉपर अथॉरिटी ने बुलाया हो और प्रॉपर नोटिस दे के बुलाया हो। कॉन्स्टिट्यूटेड में 2 चीजें क्या थी? प्रॉपर कोरम होना जरूरी है एंड चेयरमैन शुड बी देयर एंड प्रॉपरली कंडक्टेड, मीटिंग कंडक्टेड प्रॉपर होनी चाहिए। द बिजनेस मस्ट बी वैलिडली ट्रांजैक्टेड एट द मीटिंग, दैट इज रेजोल्यूशंस मस्ट बी प्रॉपरली मूव्ड एंड पास्ड।
कैन यू टेल मी व्हाट इज अ रेजोल्यूशन? रेजोल्यूशन क्या होता है? बता चुके हैं हम आपको। डिसीजंस, मीटिंग के जो डिसीजंस होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन। यहीं पर ही एक और बात समझ लो, बुक में तो नहीं मिलेगी, कहीं एक आध क्वेश्चन में मिलेगी, फिर आप बाद में हमसे डाउट पूछोगे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मोशन एंड रेजोल्यूशन। मोशन का मतलब जब किसी मीटिंग में, फॉर एग्जाम्पल हमने आज अभी आपसे कहा कि चलिए हम लोग जू घूमने चलते हैं। अब कह रहे नहीं मैम, जू के जमाने गए हमारे, जू तो बचपन में जाते थे। हमने एक प्रपोजल रखा आपके सामने, हमने कहा चलिए हम लोग जू घूमने चलते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ लोग हाँ में वोट करेंगे, कुछ लोग ना में वोट करेंगे, ठीक है। जब हमने ये प्रपोजल आपके सामने रखा, ये मोशन है, ठीक है। 60% लोगों ने कह दिया हाँ हम लोग जू चलेंगे, यानी कि क्या पास हो गया? रेजोल्यूशन। तो जब कोई मैटर मीटिंग के सामने रखा जाता है वो मोशन होता है, और जब उस मोशन पे डिसीजन हो जाता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन। दो तरीके के रेजोल्यूशन होते थे, बताइए कौन से? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर मेरे इस मोशन पे 51% मेजॉरिटी मिल गई तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और अगर मेरे इस मोशन पे 75% मेजॉरिटी मिल गई तो वो क्या होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। ओके, तो मीटिंग प्रॉपरली कंडक्टेड तब मानी जाती है जब उसमें प्रॉपर रेजोल्यूशन पास हो गया हो, एंड सेकेंड, प्रॉपर मिनट्स ऑफ द मीटिंग मस्ट बी प्रिपेयर्ड। ये मिनट्स क्या होते हैं? व्हाट इज मिनट्स? एग्जैक्टली, मीटिंग में क्या क्या हुआ, मिनट टू मिनट डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। जैसे, और ये कौन लिखता है आपको पता है? कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी का काम ही यही होता है कि मीटिंग में क्या क्या हुआ, क्या क्या किसने कहा, फिर कौन सा रेजोल्यूशन हुआ, कौन सा डिसीजन हुआ, ये सब मिनट टू मिनट लिखा जाता है। मिनट टू मिनट प्रोग्राम लिखा जाता है कि क्या क्या हुआ, इनको कहा जाता है मिनट्स। यही तो सबूत है कि मीटिंग में क्या हुआ। आगे जाके अगर हमको पता करना है कि भैया मीटिंग में क्या डिसीजन हुआ, तो आप कैसे देखोगे? मिनट्स ऑफ द मीटिंग, एंड कंपनी सेक्रेटरी इज रिक्वायर्ड टू ड्राफ्ट द मिनट्स ऑफ द मीटिंग, ठीक है। तो मीटिंग प्रॉपरली कंडक्टेड तब मानी जाएगी जब उसमें प्रॉपर रेजोल्यूशंस पास हुए हो और उसके प्रॉपर मिनट्स बनाए गए हो। तो एक प्रॉपर मीटिंग तब होगी जब वो 3C को फॉलो करे। पहला C कौन सा होता है? अब बताओ। पहला C इज प्रॉपरली कन्वीन्ड, सेकेंड प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड, एंड थर्ड प्रॉपरली कंडक्टेड। कन्वीन के अंदर दो चीजें, पहला प्रॉपर अथॉरिटी शुड कॉल द मीटिंग, एंड सेकेंड प्रॉपर नोटिस। अथॉरिटी कौन होती है मीटिंग बुलाने की? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या आप अपने मन से मीटिंग बुलाओगे कभी? क्या आप अपने मन से कभी कोई काम करोगे? हर चीज के पहले किससे पूछोगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। सेकंड C कौन सा था? कॉन्स्टिट्यूटेड। क्या कॉन्स्टिट्यूटेड था? प्रॉपर कोरम होना जरूरी है एंड चेयरमैन होना जरूरी है, एंड थर्ड प्रॉपरली कंडक्टेड, यानी कि हमारी मीटिंग के हर टॉपिक पे रेजोल्यूशन यानी कि डिसीजन पास होना चाहिए, एंड प्रॉपर मिनट्स शुड बी मेंटेन। यहां तक हम लोगों ने पूरा पोर्शन कवर किया है AGM का, एनुअल जनरल मीटिंग का। और आप हमें बता सकते हो एनुअल जनरल मीटिंग हम लोग कौन से सेक्शन में डिस्कस कर रहे थे? 96। देखिए, कुछ कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो हम बार बार बोल के आपको याद करा रहे हैं। आई थिंक आपको शायद याद भी हो जाएंगे। अब इसको यूज आप कैसे करना, एनुअल जनरल मीटिंग का कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ट्राई टू यूज दिस सेक्शन। आपको समझ में आ रहा है? थोड़ा इंटेलिजेंटली काम करना है आपको, ठीक है। एनुअल जनरल मीटिंग का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसमें सेक्शन लिखिए। ये तो आपको भी समझ में आता है ना, अगर आपके आंसर्स में सेक्शंस वगैरह होंगे तो आपका आंसर बेटर दिखेगा, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। तो ट्राई टू ब्रिंग आउट दो सेक्शंस व्हिच यू हैव लर्न, ठीक है। तो अगर AGM का क्वेश्चन आया है तो आप उसमें लिख दीजिए एनुअल जनरल मीटिंग एज पर सेक्शन 96 ऑफ द कंपनीज एक्ट, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्टनेस मत दिखाना। क्वेश्चन आ गया EGM का, ठीक है। अब आपने EGM पूरा लिख दिया, नीचे लिखा नोट, सेक्शन फॉर AGM इज 96। एक्स्ट्रा स्मार्टनेस नहीं, EGM पूरा लिख दिया, EGM का सेक्शन याद नहीं था, सेक्शन याद था AGM का। अब क्या करें, क्वेश्चन आया नहीं AGM का, तो हमने नीचे नोट डाल दिया, ठीक है। नोट, बाकी सब कुछ ऊपर EGM का ठीक है, बट सेक्शन फॉर एनुअल जनरल मीटिंग इज 96। डोंट डू दैट, ठीक है। इंटेलिजेंटली यूज दो सेक्शंस व्हिच यू हैव लर्न। वैसे याद आपको EGM का भी हो जाएगा, क्योंकि EGM का सेक्शन देखो क्या है, 100। एनुअल जनरल मीटिंग का क्या था, 96, और EGM का क्या है, 100। तो अब हम लोग कौन सी मीटिंग पढ़ने वाले हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अच्छा बताओ, एक साल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कितनी होती है?
हाउ मेनी EGMs कैन बी देयर इन 1 ईयर? जितनी रिक्वायरमेंट हो। एनुअल जनरल मीटिंग एक होती है, लेकिन जब जब कोई अर्जेंट मैटर आएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैटर आएगा, उसके लिए कौन सी मीटिंग बुला ली जाएगी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. There are so many matters relating to the business of the company which require approval or consent of members in general meeting. कह रहे बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं जिसमें हमको शेयर होल्डर्स की जरूरत पड़ती है, बट इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल for consideration of such matters to wait until the next annual general meeting. कह रहे हैं कि कई बार साल के बीच में बड़े सारे अर्जेंट मैटर्स होते हैं, लेकिन हर उस मैटर के लिए एनुअल जनरल मीटिंग तक के वेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. इसलिए प्रोविजन बनाया गया है कौन सी मीटिंग्स का? EGM. All the general meeting other than annual general meeting are known as extraordinary general meeting. और इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में बताओ कौन से बिजनेस होंगे? स्पेशल और ऑर्डिनरी दोनों? ओनली स्पेशल. ओके, लास्ट में देखो लिखा है दिस मीन्स दैट ऑल द ट्रांजैक्शंस डेल्ट अपॉन इन एन EGM शैल बी स्पेशल. एनी डाउट? ओके, अब देखो EGM कैसे कैसे बुलाई जा सकती है, इंपॉर्टेंट. कह रहे एक तरीका तो ये हुआ कि भाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला ली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने. एनुअल जनरल मीटिंग भी बोर्ड ही बुला रहा था, तो भाई साल के बीच में सब सुन रहे हैं हमको, कुछ लिख रहे हैं तो लिख लीजिए. हाँ, ओके. सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को बुलाने का एक तरीका ये हुआ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बुला ली. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को साल के बीच में लगा कि भाई कोई अर्जेंट मैटर आ गया है, इसमें हमको शेयर होल्डर्स की जरूरत है, तो चलो हम EGM बुला लें. कई बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बुलाते हैं लेकिन शेयर होल्डर्स के कहने पर. साल के बीच में शेयर होल्डर्स ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कहा कि भैया हम लोग को कुछ डिस्कस करना है, तो तुम हमारी जरा मीटिंग बुलवा दो. पहले तुमको बताओ, साल के बीच में अगर शेयर होल्डर्स कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो वो AGM होगी कि EGM होगी? एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. नाउ बोर्ड को जरूरत नहीं लगी, लेकिन शेयर होल्डर्स को जरूरत लगी. शेयर होल्डर्स ने कहा कि भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारी मीटिंग बुलवा दो, हम लोग मिलके कुछ डिस्कस करना चाहते हैं. तो दूसरा तरीका देखो क्या हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बुलवा रहे हैं किसके कहने पर? शेयर होल्डर्स के. व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड रिक्विजिशन? रिक्वेस्ट. रिक्विजिशन वर्ड इज डिराइव फ्रॉम रिक्वेस्ट. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स. दो बातें आ गई समझ में? अच्छा एक बात बताओ, शेयर होल्डर्स ने साल के बीच में डायरेक्टर से कहा भैया हमारी मीटिंग बुला दो, बहुत अर्जेंट काम है. डायरेक्टर्स ने कहा ऐसा क्या अर्जेंट काम है? उन्होंने कहा तुम लोग को रिमूव करना है, लिमिट के बाहर जा रहे हो तुम लोग. ठीक है, शेयर होल्डर्स ने कहा हमारी मीटिंग बुला दो, बहुत अर्जेंट काम है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा ऐसा क्या अर्जेंट काम आ गया आपको कि इमीडिएटली मीटिंग बुलानी? उनका तुम लोग को रिमूव करना है, तुम लोग का बहुत काम खराब हो रहा है. आपको लगता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग बुलाएगा? आप अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते बुलाते कि हमको मीटिंग बुला रहे हैं, हमसे कह रहे हैं मीटिंग बुलाओ, हमें ही रिमूव करने के लिए, जाओ मीटिंग नहीं बुलाएंगे. अब क्या करें शेयर होल्डर्स? थर्ड पॉइंट पढ़ लो. बाय द रेक्विजिशनिस्ट देमसेल्व्स. ये रेक्विजिशनिस्ट कौन हुए? शेयर होल्डर्स जिन्होंने रिक्वेस्ट करी है. तो अगर शेयर होल्डर्स के कहने पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग नहीं बुला रहे हैं, तो शेयर होल्डर खुद मीटिंग बुला सकते हैं. ठीक है, और अगर वो खुद भी नहीं बुला पा रहे हैं ड्यू टू सम रीजन, आखिरी रास्ता क्या है? ट्रिब्यूनल से कह दें भैया हमारी मीटिंग बुलवा दो. कौन सी मीटिंग की बात चल रही है? ये EGM, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. एनुअल जनरल मीटिंग तो बोर्ड ही बुला रहा था, और बोर्ड को बुलानी भी पड़ेगी, मैंडेटरी है. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को बुलाने के 4 तरीके होते हैं. पहला कौन बुला सकता है? बोर्ड खुद. सेकंड कौन बुलाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स. थर्ड कौन बुलाएगा? शेयर होल्डर्स खुद. एंड फोर्थ ट्रिब्यूनल के कहने पर. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? व्हाट इज द सेक्शन ऑफ EGM? 100. व्हाट इज द सेक्शन ऑफ AGM? 96. एनी डाउट टिल हियर? यहां तक अच्छे से पढ़ के आइएगा. ठीक है, इसके आगे का प्रोविजन ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे स्टार्ट करेंगे, कैसे कैसे बुलाई जा सकती है. यहां तक जितना पढ़ाया गया है अच्छे से नोट्स बना के पढ़िएगा, और जो डाउट्स हो वो प्लीज नेक्स्ट लेक्चर पे पूछ लीजिएगा. पढ़ेंगे आज सब लोग? प्रॉमिस करिए, गॉड प्रॉमिस. नहीं निकला आपके मुंह से, है ना?
गॉड प्रॉमिस, वो एकदम बोलते 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 रह गए, आपने कहा नहीं रिस्क नहीं लेंगे इस टाइम। पढ़ लेंगे सब लोग पक्का? चलिए ठीक।